नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे या हमारे टीचिंग के संबंधित एग्जाम, टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो हमारे जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है उसमें 15 नंबर का भाषा विकास का अध्यापन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। 15 नंबर का उसमें पूछा था, 15 नंबर का सेकेंड लैंग्वेज में पूछा, जिसके उसके साथ साथ भी जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे भाषा का विकास हम करते हैं या किसी भी लैंग्वेज को कैसे डेवलप करते हैं। दोस्तों, एक बार मैं बता दूं कि जो हम भाषा विकास का अध्यापन या भाषा विकास का शिक्षण का अध्यापन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसका जो स्टडी करनी है वो 3 एस्पेक्ट को दिमाग के रख में करनी है। पहला जो उसका होता है कि भाषा, दूसरी जो उसकी चीज़ होती है समाज, और तीसरा जो होता है उसका बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो बच्चे का ब्रेन होता है वो किस तरह डेवलप होता है, तो इन सभी को मिला के इसमें स्टडी करनी है और देखना है कि स्टेप टू स्टेप कैसे बच्चा अपनी किसी भी भाषा को अचीव करता है और कैसे बच्चा भाषा को लोगों से कम्युनिकेट करता है। तो दोस्तों, चलो हम देखते हैं कि इसका जो सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष किस तरीके से बच्चे के विकास को इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि जो इसका सबसे साइंटिफिक भाग का जो सबसे प्राइमरी उद्देश्य होता है और वो किस तरीके से जनरेट होता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, भाषा शिक्षण का अध्यापन, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो सामान्यता हम इसकी डिफिनीशन देते हैं या कहें हम जो सामान्यता इसकी व्याख्या करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, समाज या वातावरण में बच्चा सामान्यतः भाषा के 3 पक्षों के बारे में देखता, सुनता, लिखता और पढ़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो सामान्यतः भाषा के इन 4 एस्पेक्ट के बारे में वो कम्युनिकेट करता है या देखता है। बच्चा जब पैदा होता है कि घर की आवाज़ सुनता है, कुछ टेक्स्ट बुक में देखता है, कुछ रिटन मटेरियल होता है उसको पढ़ता है। तो हम इस तरीके से देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है वो सामान्यतः 4 चीज़ों से 4 चीज वो अपनी माइंड में ग्रहण करता है। ठीक है, वो 4 किस तरीके से वो प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, देखता भी है, सुनता भी है, लिखता है, पढ़ता है। इन 4 जो कौशल होते हैं, जो 4 माध्यम होते हैं किसी भी चीज को जानने के, समझने के या हम कह सकते हैं कि जो रिटन मटेरियल होता है उसको अचीव करने के, जो हमारा कॉग्निटिव माइंड होता है उसको हम कैसे कम्युनिकेटिंग माइंड बनाएं। ठीक है, तो इन 4 माध्यमों से हम भाषा का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला उसमें जो आता है, सबसे पहला अगर हम बात करें जो भाषा का साइंटिफिक पक्ष होता है जिसको हम भाषा वैज्ञानिक पक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक पक्ष में क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, मतलब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन क्यों हम इसको बोलते हैं, क्योंकि भाषा क्या होती है, क्रमागत रूप होती है। भाषा को हम किस तरीके ऑर्डर में सीखते हैं, क्रमागत रूप से सीखते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाषा जन्मजात हम ग्रहण नहीं करते, क्योंकि अगर हमको मेरे परिवार के बियॉन्ड दूसरे परिवार में रख दिया जाए, दूसरे अगर माहौल में रख दिया जाए तो हम दूसरे की भाषा सीखते हैं। अगर हमको पैदा करने के बाद में हम जंगल में चले जाएं तो हम जानवरों की आवाज़ें सीख लेंगे। उसका एग्जाम्पल्स भी आया था, बहराइच में एक लड़की को, मोगली लड़की थी, उसको किसी ने पैदा करके जंगल में छोड़ दिया था, वो जानवरों की आवाज़ें बोल रही थी। तो साइंटिफिक स्टडी इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि क्रमागत होता है। भाषा विकास एक क्रमागत प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज कहते हैं, जो आज कॉमन लैंग्वेज हम कह सकते हैं, उसको ब्रैकेट में हम बोली भी कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे समाज में जो प्राइमरी जो भाषा बोली जाती है वो बोली के रूप में बोली जाती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म भाषा का नहीं होता है। तो इसलिए जो होती है वो कॉमन लैंग्वेज होती है, व्यवहारिक लैंग्वेज होती है, जिसमें ग्रामेटिकल रूल्स और जो भाषा के डेवलपमेंट, जो साइंटिफिक स्तर होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो वो हम सिर्फ कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और जो हमारे एक लोकल एरिया, जो जिसका एक कह सकते हैं डायलेक्टोलॉजिकल, मतलब भौगोलिक एरिया होता है, उस वहीं तक सीमित रहती है। वो प्लेस टू प्लेस चेंज भी होती है। जैसे अगर हम चाहे अवध के बाद में अगर हम दूसरे स्तर पर जाते हैं, कानपुर जाते हैं तो वहाँ बदल जाती है, अगर हम शाहजहाँपुर जाते हैं तो बदल जाती है, क्योंकि हर एक बोली का अपना क्षेत्र होता है। तो वो कॉमन जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज जो समाज से हम अचीव करते हैं तो वो होती है। तीसरी जो होती है वो होती है लिटरेचर। इसको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला था, क्योंकि क्या बोलते हैं कि जिस भाषा का साहित्य मजबूत होता है वो भाषा सबसे मजबूत भाषा मानी जाती है।
तो होती है लिटरेचर या लिटरेरी लैंग्वेज, साहित्यिक भाषा। इट डील्स विद द रिटन फॉर्म ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा का लिखित तथ्य की स्टडी हम इसमें करते हैं। तो दोस्तों जो इसमें कॉमन चीज है वो याद रखने की, भाषा के साइंटिफिक अध्ययन किसमें करते हैं, लिंग्विस्टिक में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके दो आप हमेशा याद रखिए कि 2 या 3 राइटर्स के नाम देता है और पूछता है कि ये क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, फिलोसफर हैं, या जो भी हो। तो सबसे पहला आप नाम याद रखें नॉम चॉम्स्की, और आपका लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, ठीक है। और इसके बाद में एडवर्ड सपीर भी आते हैं, ठीक है। ये जो 3 लिंग्विस्ट हैं, नॉम चॉम्स्की, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड और एडवर्ड सपीर, ये जो 3 नाम है ये फेमस लिंग्विस्ट हैं। और इनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, इनका नाम देके पूछा जाता है ये भाषा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक हैं, या समाजशास्त्री हैं, या अर्थशास्त्री हैं। तो आपको बताना है लिंग्विस्टिक्स हैं। और ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि पहले स्लाइड में हमने बस इतना सीखा कि भाषा के कितने पक्ष होते हैं और किस तरीके से साइंटिफिक होती है, और किन किन जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो इस पे फेमस है। तो लिंग्विस्टिक जो एक क्वेश्चन आता है कि भाषा का अध्येता कौन होता है, मतलब जिसको भाषा सबसे ज़्यादा आ जाती है, या जो भाषा का सर्वज्ञ ज्ञाता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलेंगे लिंग्विस्ट, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्ट। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बेसिक फॉर्म लैंग्वेज की ये होती है, 3 पक्ष होते हैं, भाषा वैज्ञानिक पक्ष होता है, सामान्य लैंग्वेज होती है जिसको हम नेटिव लैंग्वेज या बोली, और एक साहित्यिक लैंग्वेज होती है। 3 ही लैंग्वेज हमारे सामने, जो बच्चा पैदा होता है उसके सामने 3 ही लैंग्वेज जो होती है वो दिखाई देती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि लिंग्विस्टिक वास्तव में क्या चीज होती है, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक है तो क्या चीज है हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा वैज्ञानिक कहलाता है, मैंने बता ही दिया था। इसके 4 प्रमुख भाग होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक्स में, या कोई भी लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज के बारे में व्यक्त करते हैं, बोलते हैं या देखते हैं, या हम उसको डेवलपमेंट स्टेज पे जाते हैं, तो हम प्राइमरी 4 भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि स्वन विज्ञान क्या होता है। स्वन विज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी, और 1 लाइन डिफाइन करें तो इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड। रूप विज्ञान क्या होती है, मॉर्फोलॉजी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और 1 लाइन डिफाइन करें तो ये होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स होती है। वाक्य विन्यास क्या होता है, सिंटैक्स होता है, इसको तो आप जानते ही होंगे। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स होता है, और चौथा होता है अर्थ विज्ञान, सिमेंटिक्स इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ मीनिंग होती है। ये क्रमिक अध्ययन इसका है, क्योंकि पहले हमको साउंड मिला, फिर हमने साउंड से वर्ड क्रिएट किया, ठीक है, वर्ड से हमने सिंटैक्स बनाया, सेंटेंस को अरेंजमेंट किया, सेंटेंस हमने बनाया, साउंड, वर्ड, सेंटेंस, और फिर मीनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाषा का हम क्रिएशन ऐसे करते हैं। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछाते हैं। ध्वनियों का अध्ययन हम किस विज्ञान में करते हैं, स्वन विज्ञान में, उसको बोलते हैं फोनोलॉजी। वर्ड्स का, शब्दों का अध्ययन हम किस में करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं, उसका हिंदी में बोलते हैं स्वरूप विज्ञान। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स किसका अध्ययन किस में करते हैं, सिंटैक्स में, उसको क्या बोलते हैं, वाक्य विन्यास। स्टडी ऑफ मीनिंग का अध्ययन किस में करते हैं, सिमेंटिक्स, उसको क्या बोलते हैं, अर्थ विज्ञान। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस पैटर्न के थ्रू हम भाषा का विकास करते हैं। कोई भी भाषा होती है, अगर हम स्कूल में भी जाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या सिखाया जाता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी या ABCD क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि भाषा की वो प्राइमरी स्टेज होती है, उससे छोटी कोई चीज़ भाषा नहीं होती। तो ABCD जो भी सीखते हैं, देन उसके बाद में हम 2 अक्षर मिलाते हैं, 3 अक्षर मिलाते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं भाषा का हम 4 प्रमुख रूपों से डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। पहला क्या है, फोनोलॉजी, जिसको हम स्वन विज्ञान बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। फोनोलॉजी इज द ठीक है, फोनोलॉजी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इनटू पैटर्न, मतलब ध्वनियों का एक क्रमागत रूप में, ठीक है, संगठन। कैसे संगठन, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारे A to Z जो ध्वनियां लिखी होती है, A to Z एक क्रम में लिखी है, एक जितनी 26 ध्वनियां हैं A to Z तक लिखी है, इनको एक हम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदी में है, आज से जो लास्ट अक्षर है वहां तक लिखी हुई है, चाहे संस्कृत में हम देख लेते हैं, या उर्दू में अलिफ से देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जितनी भी हमारे पास ध्वनियाँ होती, जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, वो
एप्रोप्रिएट वे में, एक सिस्टमेटिक वे में लिखे रहते हैं। तो ध्वनियों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फोनोलॉजी में। फोनोलॉजी ध्वनियों का हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि जो ध्वनियों का ऑर्डर होता है वो मोस्टली हमारे जो वोकल सिस्टम होता है, जिसको हम अपने गले से ला के ये बोलते हैं, जिसमें हमारे जो ऑर्गन्स काम करते हैं, जो हमारे माउथ हो गया, जीभ हो गया, टंग हो गया, इनका क्या रोल होता है, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये हो सकती है, पूछा जा सकता है भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन होती है, तो वो होती है आपकी ध्वनि। ठीक है, और इसकी हम वाक विधि का अध्ययन करते हैं, मतलब वोकल कार्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर हमसे बोलता है प्रोनाउंसिएशन करो, साफ करो, नहीं अभी नहीं बोल पाए, बार बार करो। तो बार बार क्यों बोलता है? क्योंकि जो हमारे वोकल कार्ड होते हैं वो प्राइमरी स्टेज में डेवलप करते हैं। अगर हम किसी भी साउंड को सही तरीके से प्राइमरी में स्टेज में बोलने लगे तो हम बाद तक भी बोलेंगे। अगर हमारा कोई भी साउंड प्राइमरी स्टेज में गलत हो गया, हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए, तो फिर हमेशा वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि वोकल कार्ड प्राइमरी स्टेज पे डेवलप होते हैं। जैसे हम, जो कोई भी व्यक्ति होता है जब इंग्लिश बोलता है, तो अगर वो दूसरे किसी नेटिव लैंग्वेज का है, जैसे पूर्वांचली का कोई आदमी है, अगर इंग्लिश बोलता है तो उसकी जो इंग्लिश में हमेशा थोड़ा पूर्वांचलपन झलकता है। क्यों झलकता है? क्योंकि उसके जो वोकल कार्ड होते हैं वो प्राइमरी स्टेज पे डेवलप हो जाते हैं। फिर वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लुएंसी उसकी नहीं आ पाती, वो कहीं ना कहीं नेटिव लैंग्वेज से डिराइव होती है। ठीक है, ये हमारी वाक विधि का सिस्टम होता है वोकल कार्ड। ठीक है, इसके बाद में आईपीए पूछा जाता है। आईपीए क्या होता है, इसको आप हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये हमेशा आप पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय ध्वनियों का अध्ययन करता है, मतलब जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स होते हैं, जो सारी ध्वनियों के साउंड्स, जो हमारी जितनी भी लैंग्वेज है उनके साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इनको जान लेते हैं तो मोस्टली विश्व के सभी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं जान पाएंगे क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक होता है। और अगर आप आईपीए को जान के, जैसे हमारी जब हम डिक्शनरी खोलते हैं, जो डिक्शनरी में देखते हैं, जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स में लिखा रहता है, ऐसे वर्ड्स में लिखा रहता है, तो ये जो लिखा रहता है, ये जो होता है, इनको हम आईपीए बोलते हैं। आप हमेशा डिक्शनरी खोल के कभी देखिए तो डिक्शनरी में हमेशा ये जो फॉर्म है, जो वर्ड्स की लिखी रहती है, कोई भी वर्ड होता है वो हमेशा आईपीए में ट्रांसलेट होता है। क्यों आईपीए में ट्रांसलेट? क्योंकि वो इंटरनेशनल, चाहे आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देख लीजिए, चाहे आप लॉन्गमैन की डिक्शनरी देख लीजिए, किसी की भी देख लीजिए, टाटा मैकग्रा हिल की देख लीजिए, आपको हमेशा किसी हर डिक्शनरी में ऐसे मिलेगा। जैसे इंग्लिश में बैट लिखा, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एट, ए है और ए है, मतलब ए और ए दो दुनिया यहाँ पे मिले, बैट। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं कि ये जो आईपीए होते हैं ये सारी ध्वनियों को मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास ध्वनियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जब ध्वनियाँ हो जाएंगे तो ध्वनियों से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं कि फोनोलॉजी की जो स्टडी होती है वो जो पूर्ण रूप से होती है वो हमारे साउंड सिस्टम पे डिपेंड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। इसको हम रूप विज्ञान भी बोलते हैं, इसको हम शब्द विज्ञान भी बोल सकते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर फॉर्मेशन इनटू वर्ड्स। मतलब कह सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी होती है, तो ग्रामर की जो प्राइमरी स्टेज होती है, जो ग्रामर की प्राइमरी स्टेज क्या होती है? वर्ड्स के साथ साथ में फ्रेज आते हैं। ठीक है, तो जो इन फ्रेजेस जितने अभी आते हैं, जो तो इस तरीके के जो हम वर्ड्स बनाते हैं, तो उनका अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। ठीक है, और जो हम जो फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड में बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं। आप अगर इसको देखें, वर्ड्स W है, O है, R है, D, S, ठीक है, इसको अगर हम आईपीए में भी कन्वर्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारी ध्वनियाँ निकल के आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम ध्वनियों के मिलने से जो शब्द बनते हैं या पद बनते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शब्द या पद बनते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है, इसमें हम भाषा के असंख्य शब्दों का निर्माण करते हैं। जब आप देखते हैं हर लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है, लेकिन हमारे पास लैंग्वेज कितनी, शब्द कितने होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं? लिमिटेड होते हैं, बहुत कम अल्फाबेट, फिर भी इतने सारे शब्द बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि हम उनको एक प्रॉपर ऑर्डर वे में रखते हैं, जैसे साइंस ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे में रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड हम ए को जेड में रिप्लेस कर दें, उसको कर दें, नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम एप्रोप्रिएट वे में नहीं रखेंगे तब तक हम इसको सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है,
यह भाषा के लघुत्तम अर्थवान इकाई है। तो हमेशा याद रखना, भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। और भाषा के लघुत्तम अर्थवान इकाई पूछता है, लघुत्तम अर्थवान, हमेशा याद रखना अर्थवान इकाई में मॉर्फोलॉजी होगा या आपको मॉर्फीम दे सकता है। ठीक है। शब्द की आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों का अध्ययन करता है, क्योंकि शब्द क्या होता है, एक शब्द हमको शब्द के साथ साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मान लो कहते हैं कि लाल, एक शब्द हमने लिख लिया लाल, रेड बोल दिया, हमको ये वर्ड तो दिखाई दे रहा, इस शब्द की बाह्य संरचना है, मतलब हमको शब्द दिखाई दे रहा, लेकिन इसके पीछे की जो इंफॉर्मेशन, लाल क्या होता है, रंग हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कपड़े लाल पहन सकता है, लाल सिग्नल हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, ये इसका आंतरिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। जो भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है वो होता है सिंटैक्स। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम किसी भी भाषा का जब जनरेशन करते हैं तो उसको एप्रोप्रिएट वे में किस वर्ड को कहाँ पे ऑर्डर पे रखना है, किस वर्ड को आगे रखना है, पीछे रखना है, बीच में रखना है, उसके साथ साथ में जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें हमेशा एप्रोप्रिएट वे में नजर आनी चाहिए। सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर सेंटेंसेस एंड गिवन योर लैंग्वेज। मतलब हम कह सकते हैं जो एक सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। भाषा क्या होता है, भाषा सेंटेंसों का एक गुच्छा होता है। अगर हम कोई कहानी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो उसमें हम जब एक सेंटेंस के बाद में एक विराम लगाते हैं, तो जो एक विराम लगता है, जो एक सेंटेंस होता है, वही एक भाषा का स्ट्रक्चर होता है। उसको हम पूरा वाक्य बोलते हैं, जो प्रत्येक लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से दिया जाता है। किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन से बनता है। इसमें हम शब्दों के क्रमागत रूप का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। या भाषा की मौलिक इकाई होती है। मौलिक इसलिए होती है क्योंकि हम शब्द बना लिए, साउंड बना लिए, लेकिन क्या होगा, जब तक हम सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे, और जब हम लिखते हैं तो जनरलाइजेशन होना चाहिए। जनरलाइजेशन का मतलब कि सबको समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए हम सिंटैक्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है। शब्द के मिलान से वाक्य का निर्माण होता है। आप ऑब्वियसली बात आप जानते हैं, जब हम बहुत सारे शब्दों को मिलाएंगे तो उसके बाद में हमारे जो सेंटेंस होंगे ना, वो बनते हैं। भाषा के व्याकरणिक पक्षों का प्रयोग वाक्य के निर्माण में करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा लैंग्वेज होती है उसके जो व्याकरणिक पक्ष होते हैं, चाहे वो आपका टेंस हो, मूड हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कंपाउंड, जितने भी ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हर एक सेंटेंस में होता है। क्योंकि क्या होता है, हमको गद्य भी लिखना, हमको पद्य भी लिखना, हमको नॉवेल भी लिखना, स्टोरी भी लिखना, तो हमको बहुत सारा मैटर जब लिखना होता है तो हमको हर ग्रामेटिकल यूनिट्स की एक अपनी यूटिलाइज होती है। उन्हीं ग्रामेटिकल यूनिट्स को यूटिलाइज करके हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हम देखें सिंटैक्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स के साथ साथ में एक और इसके पीछे एक और भाग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, जब तक हम कोई भी लिखे हुए चीज़ को नहीं जान पाते हैं कि क्या मीनिंग इसकी है, क्या अर्थ निकलेगा इसका, तब तक वो हमारे लिए सेंटेंस कोई मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों आज देखते हैं कि जो सिमेंटिक्स होता है, जो अर्थ विज्ञान होता है, ये किसकी स्टडी करता है, मीनिंग की स्टडी करता है। क्योंकि हमने सेंटेंस तो फ्रेम कर ली है, लेकिन सेंटेंस जो फ्रेम की है उसकी मीनिंग है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ग्रामेटिकल वे में सेंटेंस तो सही होता है लेकिन उसको मीनिंग सही नहीं निकल पाती। जैसे आजकल जो हो रहा ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि जो गूगल से ट्रांसलेशन करते हैं वो वर्ड टू वर्ड होता है, लेकिन जो कोई व्यक्ति करता है ट्रांसलेशन, तो क्योंकि क्या होता है कि गूगल तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसलेशन करेगा। भाई गूगल तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करे, चाहे वो दिल्ली वाला देखे, चाहे वो कोई लैंग्वेज का स्पीकर देखे, लेकिन जो कोई व्यक्ति करता है तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज होता है, जो जिस एरिया में रहता है वो उस एरिया के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इट आल्सो डील्स विद वैराइटीज एंड चेंजेस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है। शब्द का आंतरिक पक्ष अर्थ ही होता है, क्योंकि हम डेफिनेशन इसलिए बोल दे रहे वन लाइन में क्योंकि डेफिनेशन को ही प्राथमिकता दी जाती। जो हमारे राइटर्स की डेफिनेशन बोलती है या जो नई जो हम क्रिएट करके या जो अरेंज करके बनाते हैं, डेफिनेशंस में ही सब कुछ दे दिया जाता है। शब्द का आंतरिक पक्ष अर्थ होता है। वाक्यों की संरचना अर्थ का अर्थवान अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जो हमने सेंटेंस फ्रेम किया उसमें अगर मीनिंग निकले तब तो वो वाक्य सही, जब मीनिंग नहीं निकले तो हम कहते हैं यार समझ में नहीं आया जनरली। तो भाषा का आंगिक रूप अर्थ विज्ञान में निहित होता है।
भाषा संरचना के स्वरूप के अंगीकरण के साथ साथ चित्रण का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज की फॉर्मेशन जो सेंटेंस होता है उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, इसके चित्रण मतलब डायग्रामिक अगर भी कोई चीज अगर दी जाती है तो हम उसका भी मीनिंग निकाल लेते हैं। जैसे अगर किसी गॉडेस का चित्र बना दिया जाता है किसी भी बुक में, तो हम उसको अगर हमसे कह दिया जाए इनके बारे में कोई स्टोरी लिखो, या इससे जब जैसे इससे पूछे जाते हैं, इससे में काऊ अगर हमको बना दी गई तो गाय के एक्सप्लेन करो, गाय के बारे में लिखो, तो सिमेंटिक्स में हम इसका भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें चित्र अंगीकरण के चित्रण का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर कोई चित्र बना दिया गया है तो उसका भी हम अध्ययन करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने लैंग्वेज के जो 4 प्रमुख स्ट्रक्चर होते हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, उनका विस्तार से अध्ययन किया और सबका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि जो 2 हमारे सेट रह गए थे, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक पक्ष हो गया, कॉमन लैंग्वेज था और लिटरेरी लैंग्वेज। तो हम कॉमन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। भाषा जो कॉमन लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, जो कॉमन जो हमारी व्यवहारिक लैंग्वेज होती है, उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि हम इसको क्योंकि क्या होता है कि ना लोग ना भाषा का मतलब सिर्फ इससे कॉमन लैंग्वेज से लगा लेते हैं। ऐसा नहीं, कि भाषा के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हम जिस एस्पेक्ट में भाषा को देखना चाहें उस एस्पेक्ट, क्योंकि लर्निंग क्या होता है भाषा से ही शुरू होती है। जब हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम किससे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये उसका एक व्यवहारिक पक्ष है। जो बच्चा पैदा होता है तब प्राइमरली उससे इंट्रोड्यूस होता है। तो लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मींस, ठीक है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड कॉम्बिनेशन इनटू वर्ड्स, ठीक है। भाषा ऐच्छिक वाक् प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग करता है। सहयोग का मतलब क्या, परस्पर एक दूसरे से संप्रेषण करता है। हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप हमसे बोल रहे हैं, तभी तो एक भाषा जनरेट होगी। क्योंकि क्या होता है कि समुदाय बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना इंपॉर्टेंट है। अब भाषा कम्युनिकेट करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से देखते हैं जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तब तक हम कोई भी भाषा का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक जब व्यक्ति नहीं कहीं मिलेंगे तो वहां पे समाज नहीं बन सकता, ठीक है। भाषा सृजनात्मक, जटिल व परिवर्तनशील होती है, क्रिएटिव होती है। क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि हम उससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, हर एक चीज को इंडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, व्यक्ति की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर रोल माना जाता है तो भाषा का ही होता है। क्योंकि जब तक वो हर चीज सीखता है तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। जब वो और सीखता है किसके कि कौन सा माध्यम होता है, तो वो होती भाषा। तो भाषा जो होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत क्रिएटिव होती है। क्योंकि व्यक्ति का जो माइंड होता है ना बहुत सोचता है, तो सोचने के साथ में जब व्यक्त करता है तो किसके माध्यम से व्यक्त करेगा, भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा। तो सृजनात्मकता व्यक्ति के माइंड में निहित होती है जिससे वो बहुत सारी प्रकार के इन्वेंशन कर सकता है, लैंग्वेज को अपने अपने एस्पेक्ट में बता सकता है। जटिल कॉम्प्लेक्स भी होती है, क्योंकि मैंने बताया जो आपको जो फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंटैक्स होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस प्रकार से जो भाषा होती है वो थोड़ी जटिल भी होती है। डिस्प्लेस परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने अगर कोई भाषा अचीव की है, जब हम माइग्रेट करते हैं तो भाषा भी माइग्रेट करती है, भाषा के साथ साथ में उसकी संस्कृत भी माइग्रेट करती है। जैसे पहले हमारे यहाँ अंग्रेज नहीं थे, जब अंग्रेज आ गए अपनी इंग्लिश भी ले आए तो अपनी कल्चर भी ले आए। आज इंडिया के 50% आदमी उस कल्चर से प्रभावित हैं। तो भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा सांकेतिक व विचार विनिमय का साधन भी है। हम इसको भी मानते हैं कि लैंग्वेज होती है, सिग्नल होता है, ट्रेन का सिग्नल देख लो, बहुत सारी चीज़ों का, रेड देख लो, ग्रीन देख लो, येलो देख लो, और विचार विनिमय का भी साधन है। हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, किसी के माध्यम को भेज सकते हैं। भाषा एक सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य इसलिए है क्योंकि ये समाज से ही शुरू होती है, इसकी जननी जो है समाज है, तो समाज में ही हम बोलते हैं, समाज के ही द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं। तो भाषा एक सामाजिक तथ्य भी है। तो भाषा की बहुत सारी और क्लासिफिकेशन है, तो आपको बस इतना ही समझना है भाषा क्या है, बेसिक जो है इसमें, क्योंकि बेसिक पूछा जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये होना चाहिए। क्वेश्चन तो दूसरे फॉर्म में आते हैं, लेकिन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, भाषा क्या होती है, किस चीज़ों से बनती है और कैसे वो एक लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, कैसे जो हमारे अल्फ़ाबेट लेटर्स थे वो कैसे एक लैंग्वेज के रूप में फॉर्म हुए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लिटरेरी लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। साहित्यिक भाषा क्या होती है। ठीक है, अ लिटरेरी लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज यूज्ड इन इट्स रिटन राइटिंग।
ठीक है, कह सकते हैं जो लिखित तथ्य होता है हमारे पास, लिखित किताब हो या कोई भी चीज़ हो, वो लिटरेरी लैंग्वेज होती है। लेकिन उसका भी आप देखिएगा जो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज और जो लिखी हुई लैंग्वेज, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम हिंदी एक बोलते भी हैं और दूसरी हम हिंदी एक पढ़ते भी हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। शब्द सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है जो लिखा हुआ तथ्य है वो हमारा जनरलाइजेशन होता है, उसका मैं भी पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश स्पीकर भी पढ़ सकता है और तमिल स्पीकर भी पढ़ सकता है। तो इस प्रकार जो होता है लिटरेरी जो फॉर्म होती है बहुत क्लिष्ट होती है और उसका एक मानक होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज या जो उसको डायलेक्ट हम बोलते हैं, बोली बोलते हैं, उससे भिन्न होती है। यह भाषा का मानक स्वरूप होता है जो लिखित रूप में मिलता है। इसमें हम कहानी, कविता, नावल, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक भाषा वह पक्ष है जो भाषा की उन्नति में निहित होती है, क्योंकि हम कह सकते हैं भाई अगर हम कोई किताब लिखते हैं तभी तो फेमस होते हैं, क्योंकि हमारा जो मटेरियल होता है वो स्प्रेड होता है। जब सोसाइटी में हमारा मटेरियल स्प्रेड होगा तो जो उसके साथ साथ आपकी भी पब्लिसिटी होती है, आपकी लैंग्वेज की भी पब्लिसिटी होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो भाषा की उन्नति किस में निहित होती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही, क्योंकि वो बोली तो बहुत कम लोगों में जाती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में वर्ल्ड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वो बोली जाती है हमारी मंदारियन, जिसको हम चाइनीज़ बोलते हैं। लेकिन जो लिटरेचर हम देखते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, इंग्लिश क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। साइंस जैसे इंडिया में क्या है, जितना भी जो साइंटिस्ट जो इंजीनियर वाले लैंग्वेज यूज करते हैं वो मोस्टली इंग्लिश यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि उनकी जो थ्योरीज हैं, जो खोजेज हैं, जितने भी नोबेल पुरस्कार मोस्टली साइंस या उसकी फील्ड में मिल रहे, मोस्टली इंग्लिश मैन को मिल रहे, तो उनकी लैंग्वेज हमारी दूसरी लैंग्वेज पे डोमिनेटेड हो गई है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक में क्या डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल लैंग्वेज मीन्स लर्निंग विद एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन, मतलब जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज होती है वो सोसाइटी से हम इस चीज़ करते हैं, और जो कम्युनिकेट करते हैं बच्चा क्या होता है, जब प्राइमरी स्टेज पे जाता है तो मम्मी से भी बोलता है, सबसे बोलता है, अपने आसपास जितनी सराउंडिंग होती है, जब वो जहाँ जिसके माध्यम से जाता है वहाँ वो भाषा सीखता है। ठीक है, तो इसमें का एक्सपीरियंस मतलब जिनके कम्युनिकेशन में जाएगा वहाँ सीखता है भाषा। ठीक है, थ्योरिकल लैंग्वेज मीन्स अप्लाइंग रूल्स और प्रिंसिपल्स इन द लैंग्वेज। जो थ्योरिकल लैंग्वेज जो सिंटैक्स वाला फॉर्मेशन है, जो लिंग्विस्टिक वाला फॉर्मेशन है, इसमें हम रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, जो हमारी थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं थ्योरी, क्या बोलते हैं थ्योरी क्या होता है भाई, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें आता है थ्योरी का पोर्शन। थ्योरी का मतलब क्या, जो साइंटिफिक वे में जब हम कोई भी चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं वहाँ पे थ्योरी इंप्लीमेंट होती है। हम कहते हैं ये किसी भाषा वैज्ञानिक की नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है, नॉम चॉम्स्की ने एक सिद्धांत डेवलप किया। ठीक है, वो जनरलाइजेशन हुआ, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो जब उन्होंने सिद्धांत जो इम्प्लीमेंट किया तो उसमें कुछ रूल्स लगे हैं, किस स्टेप से क्यों उन्होंने प्रैक्टिकल किया, सोसाइटी में जाए के भी क्वेश्चनर भी दिया। तो जो थ्योरिकल लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है। हमारे आसपास बोली जाने वाली वह भाषा जो व्यक्ति अपने व्यक्ति के लिए समाज से ग्रहण करता है उसको व्यवहारिक भाषा कहते हैं। भाषा का सैद्धांतिक पक्ष वह भाग होता है जिसमें किसी भाषा के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता ही हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से देखते हैं कि जो भाषा होती है उसके कितने पक्ष होते हैं और भाषा किन 4 पक्षों पे आधारित होती है, उनका भी मैंने आपको विस्तार से अध्ययन करा दिया। इससे क्या होता है, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाषा के जो पक्ष हैं जनरली, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, आप टीचर जब बनोगे तो आपको कन्फर्म होना चाहिए ना, भाषा जो हम बोलते हैं वही नहीं भाषा होती है, भाषा के एक दूसरा भी रूप होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो भाषा का लर्निंग एज है, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।